अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे। ये है इमरान हसन और ये अरबला हसन। इस उम्मीद के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक है। एक नए वीक का आगाज कर चुके हैं ये करने वाले हैं। भी हो रही है, हमारा तो हो गया, लेकिन आपका भी होने वाला है। आपका होने वाला है। वैसे ऐसे मौके भी कह सकते हैं कि अच्छा हो गया, नहीं अभी नहीं हुआ। सो अगर होने वाला है तो विश यू ऑल द बेस्ट आपके इस वीक के लिए। अल्लाह करे कि बहुत जबरदस्त तरीके से गुजरे। और ये पहला वीक होने वाला है जून का भी। हाँ वैसे, और गर्मी भी पता चल रही है, जून आ चुका है नाजरीन, और गर्मी बता रही है 2-3 दिनों से कि बस अब तैयारी पकड़ लें। 2-3 महीने तो ये टफ होने वाले, क्योंकि मई हमने कुछ बेहतर गुजारा है क्योंकि मौसम काफी बेहतर था, लेकिन अब जून में बहुत गर्मी पड़ी। बिल्कुल, और एक जानिब जून में गर्मी पड़ रही है, दूसरी जानिब बड़ी मजे की खबरें आ रही है। बर्तानिया की हिस्ट्री के अंदर बोरिस जॉनसन के हवाले से आपको बताएं, जो उनके सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है, पहले वजीर आजम हो गए चूंकि वजीर आजम है, और उन्होंने शादी कर ली, वो भी तीसरी। सीखें कुछ। हमारी एक भी नहीं हुई। वही कह रही हूँ, सीखें कुछ। तीसरी शादी की है, लेकिन उनका बड़ा जबरदस्त उनका एक वो रहा। ये कपल तो चेक करें जरा। सोशल मीडिया पे ट्रेंड भी करते रहे जी। इनकी उम्र 55 इयर्स है और उनकी जो वाइफ है वो 33 इयर्स की है, और इन्होंने ये शादी की है, और कहते हैं बड़ी छुप छुपा के शादी की है। कैरी साइमंस उनकी वाइफ है, उनकी पहली शादी है, और बोरिस जॉनसन की ये तीसरी शादी है। और इससे पहले इनकी मंगनी 2019 में हुई थी। शादी कोविड सीजन की वजह से थोड़ी सी डिले हो गई थी। इट लुक्स अ वेरी हैप्पी कपल बाय द वे, माशाल्लाह। तो लेकिन दूसरी जानिब हम अगर तारीख की बात करें तो बरतानवी तारीख में ये पहली बार हो रहा है कि एक वजीर आजम जो कि बतौर वजीर आजम काम कर रहे हैं, ऑफिस में है, उन्होंने ऑफिस में ऑब्वियसली मतलब ऑफिस में रहते हुए शादी की है, और ये उनकी तीसरी शादी भी है। उसके साथ साथ जी पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से हम बड़े एक्साइटेड हैं। अभी काफी हद तक चीजें क्लियर हो तो गई हैं, लेकिन प्लेयर्स के हवाले से हम अब तक मौजूद है। वैसे मेरी एक्साइटमेंट आहिस्ते आहिस्ते कम ही हो रही है। रोज कोई नया जो कह लेना एक मसला शुरू हो जाता है, उसके बाद आपको लगता है अच्छा अब रुका हुआ क्या होगा, फाइनली चले गए। पाकिस्तानी और ऊपर से बीइंग लाहौरी, जो ही क्रिकेट शुरू होगी तो आई थिंक यू विल गेट जेलड। हम हो जाते हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जल्द हो जाए। इस हवाले से आज एक डिटेल्ड एनालिसिस भी प्रोग्राम का हिस्सा होगा, और बहुत कुछ है। क्या कुछ है आपको हेडलाइन पे करना, हेडलाइंस का। किसी हुकूमत को इतने मसाइल नहीं मिले जितने हमें मिले। पीडीएम अवाम के लिए खड़ी होती तो हुकूमत गिरा चुकी होती। वजीर आजम इमरान खान। पीडीएम अपने आदाब से हट चुकी, वापसी नहीं हो सकती, बिलावल भुट्टो जरदारी ने वाजे कर दिया। कि इलेक्ट्रिक कराची वालों के सब्र का इम्तिहान लेने लगा। मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी, शहरी अजियत में मुब्तला। पाकिस्तान सुपर लीग के छठे एडिशन के बकिया मैचेस कब शुरू होंगे, फाइनल कब होगा, शेड्यूल ताहाल जारी ना हो सका। सेगमेंट निकले तेरी तलाश में मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब से बात करेंगे उनकी किताब स्नो लेक पर। सेगमेंट देसी फूड में फरियाल राना खिलाएंगी देसी घी में तैयार करदा जट्टे की दाल। पाकिस्तान के नामवर गुलकार और अदाकार अनायत हुसैन भट्टी की 22वीं बरसी आज मनाई जा रही है। जट्टे की दाल मतलब साउंड्स कूल। हाँ साउंड्स कूल। ये ऐसा नहीं कह रही थी और फिर इनको कोई मसला था, लेकिन आई होप जट्टे की दाल खा के शायद बेहतर फील करें वर्चुअली। लेकिन अभी आपको बताएंगे बड़ी खबर। वेलकम बैक। बड़ी खबर के हवाले से बात करें। वंस अगेन पॉलिटिक्स एंड जस्ट पॉलिटिक्स। कल एक बार फिर इमरान खान साहब ने अवाम से मुखातिब हुए, उनकी लाइव कॉल्स ली, बहुत देर तक ली, और उसी पैटर्न पे ली जैसे लेते हैं। अवाम ने अपने जाती मसाइल ज़्यादा और कौमी मसाइल कम उनसे डिस्कस किए। ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है। मुझे लगा कि अवाम जब कॉल करते हैं तो हर किसी का कोई ना कोई जाती मसला होता है, वो उसको ज़्यादा डिस्कस करते हैं रादर देन डिस्कसिंग नेशनल इशूज। किसी तरह रिलेट भी तो कर रहा होता है उनके, जिस तरह से कुछ लोगों ने अपने फाइनेंशियल इशूज भी डिस्कस किए, तो वो रिलेट ही कर रहा होता है मुल्क की इकोनॉमी से, या जिस तरह से महंगाई बढ़ी है। तो टेलीफोनिक राब्ता को तीसरी चौथी बार हुआ। हाँ, ये चौथी बार वजीर आजम ने किया, और मुसलसल किए जा रहे हैं। अब इससे इंप्रूवमेंट कितनी आई है, मुझे लगता है कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है उसको इसके स्टैट्स भी जारी करने चाहिए कि इतनी शिकायत आई, उस पर इस हद तक अमल हुआ। जहाँ तक पीएम सिटीजन पोर्टल का ताल्लुक है तो वो एक बड़ा अच्छा सोर्स है प्राइम मिनिस्टर तक या उनके स्टाफ तक अपनी शिकायत पहुँचाने का। और एक चीज़ जो मुझे ज़ाती तौर पर पता है कि वो रिस्पॉन्ड लाजमी करते हैं सिटीजन पोर्टल के थ्रू। कुछ लोगों के मसाइल हल भी होते हैं, कुछ के नहीं भी होते होंगे, आई डोंट नो, लेकिन एक अच्छा सोर्स है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को इस पर कुछ स्टैट्स जरूर लेके आने चाहिए सामने कि इसका फायदा क्या हो रहा है, जब 2-2, 3-3 घंटे की एक कॉन्टिन्यूस बातचीत हो रही है आवाम की वजीर आजम के साथ। अच्छा, उसके साथ साथ इस वक्त जो अपोजिशन की पॉलिटिक्स है वो भी दिलचस्प रंग इख्तियार कर रही है, और एक बार फिर पीडीएम
की जो क़यादत है वो मुनक़सिम तो नजर आती है, लेकिन दूसरी जानिब एक हिस्सा ऐसा लगता है पीडीएम का वो चाहता है कि दोबारा से सारी जमातें इकट्ठी हो जाए। लेकिन कल जो दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई, एक तो इससे पहले आपको पता है मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था कि हमने बात ही नहीं की पीपल्स पार्टी के हवाले से, अभी हमारे पास इतना वक्त नहीं था। कल बिलावल ने कहा कि हम नहीं आना चाहते वापस। ये एक कंफ्यूजन का शिकार है इस वक्त पीडीएम की लीडरशिप। और इसके साथ साथ उन्होंने दोबारा से एहतजाज करने का इंदिया भी दे दिया। उन्होंने कहा हम एहतजाज करेंगे, और ये एहतजाज जो है वैसे इमरान आई वंडर कि पहले एहतजाज से इनको क्या हासिल हुआ। अब तो पीडीएम बहुत ही टूट फूट का शिकार हो चुकी है, और अब जब दोबारा एहतजाज करेंगे, दो कि उनका राइट है वो कर सकते हैं, लेकिन अभी जो कोविड की सिचुएशन है वो काफ़ी हद तक हमने कंट्रोल किया गवर्नमेंट ने, तो इस पर भी हमें ख्याल करने की ज़रूरत है कि अगर ये जल्द से एहतजाज दोबारा से शुरू होंगे, जो कोविड की सिचुएशन है वो भी वर्स्ट होती चली जाएगी। तो राइट तो है, बट स्टिल वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, और जो हमारे सियासी रहनुमा है उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिखानी चाहिए। ये किस जानिब जा रही है जी सूरत हाल, इस पर हमने बात करनी है। कामरान यूसुफ साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तज्जियाकार हैं, उन्हीं से हम जरा पूछ ले सारी सूरत हाल के ऊपर क्या राय रखते हैं। कामरान बहुत शुक्रिया, सुबह खैर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी बहुत शुक्रिया जी, आई होप थैंक यू वेरी मच, आई होप यू डूइंग ग्रेट। ये जो पै दर पै डेवलपमेंट्स हो रही हैं, मेरा सवाल इस पे ये होगा कि पीडीएम के हवाले से जितनी डेवलपमेंट्स हुई हैं, इसका असर हुकूमत वक्त के ऊपर क्या पड़ रहा है? हुकूमत पे क्या इम्पैक्ट है सारी डेवलपमेंट का, चाहे वो बिलावल के हवाले से है या मौलाना साहब और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात के हवाले से है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मौजूदा सूरत हाल में तो मेरे ख्याल में कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि चंद माह पहले जब जाहिर है कि पीडीएम मुत्तहिद थी, जब इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च की भी बात हो रही थी, उस वक्त यकीनन हुकूमत दबाव में थी। लेकिन जब जाहिर है कि दो जो बड़ी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी, इनके दरमियान इख्तलाफात हुए, फिर पीपल्स पार्टी वर्चुअली पीडीएम से अलग हो गई, तो उसके बाद तो मेरे ख्याल में हुकूमत के लिए कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं था। मेरे ख्याल में एक जो रूटीन की सियासत जिसे आप कहते हैं, जो अपोजिशन तनकीद करती है और जो बाकी मामलात हैं, मुझे नहीं लगता कि अभी जो करंट मौजूदा जो सूरत हाल है वो इमीडिएट उसका इम्पैक्ट है या उसकी कोई थ्रेट इस गवर्नमेंट को है। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट के लिए अगर पिछले चंद माह पहले अगर कंपैरिजन करें तो अभी उनके लिए हालात बहुत बेहतर हैं अगर आप पीडीएम के तनाजुर में देखें तो। ठीक हो गया। अच्छा कामिल, साथ साथ इन्होंने जो पीडीएम जमाते हैं या ऑपोजिशन है, इन्होंने ये कहा है कि ये पार्लियामेंट के अंदर जो बजट का मामला है उस पर बहुत ज़्यादा एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे और उसको रुकवाने की कोशिश करेंगे। आपको लगता है कि शहबाज शरीफ इन तमाम लोगों को इकट्ठा करके पार्लियामेंट के अंदर जो बजट को रुकवाने का मामला है उसको किसी तरह से सॉर्ट आउट कर पाएंगे या प्रेशर बिल्ड कर पाएंगे गवर्नमेंट के ऊपर? देखिए, जहां तक बजट का मामला है, ऑपोजिशन नेशनल असेंबली के अंदर एहतजाज करेगी या सेनेट के अंदर एहतजाज करेगी, ये कोई नई बात नहीं है। मतलब मैं बहुत अरसे से जो बजट कवर करते आ रहा हूँ, आज तक मुझे नहीं लगा कि किसी भी ऑपोजिशन की जमात ने वजीर खजाना को बड़ी आसानी से तकरीर करने दी हो, तो ये कोई नई बात नहीं है। तो जहां तक बात है कि क्या शहबाज शरीफ मुत्तहिद कर पाएंगे, मेरे ख्याल में इश्यूज के ऊपर अगर आप ये पीपल्स पार्टी को भी सूट करता है, अब ये तो नहीं है कि पीपल्स पार्टी अगर जो मुल्क की ओवरऑल माशी सूरत हाल है वो अपने आप को अलग कर लेगी बाकी पीडीएम की जमातों से, तो नेशनल असेंबली के अंदर ये ऐन मुमकिन है कि आपको ये लगे कि ये तमाम जो अपोजिशन की जमातें हैं वो आपको एक पेज के ऊपर नजर आएंगी, लेकिन ये वन डे इवेंट होगा। एहतजाज वो जरूर करेंगे, शायद वज़ीर खजाना को तकरीर करने में मुश्किल पेश आए, लेकिन वो क्या बजट को रुकवा पाएंगे, ये मेरे ख्याल में अभी कहना कबल अज़ वक्त है। वो हुकूमत के ऊपर खुद बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि वो जहांगीर तरीन जो ग्रुप है उसको कितना वो इंटैक्ट रखते हैं, क्योंकि सारा दारोमदार उनके ऊपर है, ऑपोजिशन के ऊपर इतना नहीं। आपने जब वन डे कहा तो मुझे लगा आप वन डिश कहने वाले हैं। ये वन डिश भी है ना इस वक्त पीडीएम के लिए गवर्नमेंट के हवाले से जो वो बातें कर रहे हैं। अच्छा, कल इमरान ने कहा कि अगर पीडीएम का एजेंडा जाती ना होता तो वो कब की गवर्नमेंट गिरा चुके होते, अब हमारी गवर्नमेंट को कोई खतरा नहीं है। ये वजीर आजम का जो एतमाद है ये दुरुस्त है, ठीक कह रहे हैं वो आपके ख्याल में? देखिए, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि मौजूदा तनाज़ुरों में बिल्कुल उनका एतमाद दुरुस्त है, क्योंकि अगर पीडीएम के अंदर ही इतने इख्तलाफात हैं, उनको अगर खुद नहीं पता कि उनकी मंजिल क्या है, किस तरीके से इस हुकूमत को या वज़ीर आज़म को घर भेजना है, तो यकीनन अगर वज़ीर आज़म के लिए तो वो यही कहेंगे, अपने आप को बड़ा पुरएतमाद समझेंगे। चंद माह पहले सिचुएशन और थी, तो बिल्कुल देखें ये सियासत है। ऑपोजिशन इमरान खान साहब पर, उनकी हुकूमत पर तनकीद कर रही है, और आज जब उनको मौका मिल रहा है कि ऑपोजिशन मुत्तहिद नहीं है, तो जाहिर है कि वो अपना काउंटर अटैक भी करेंगे, पॉइंट स्कोर भी करेंगे। तो इस हद तक इमरान खान साहब की बात बिल्कुल ठीक है, और वो पुरएतमाद इसलिए भी हैं कि शायद ऑपोजिशन की तरफ से इमीडिएटली इनको कोई थ्रेट नहीं है। ठीक है। अच्छा कामरान, जब कोई भी जमात हुकूमत में होती है, उसके पास पावर होती है, तो बहुत सारे फ्लॉज आपको मालूम है छुप जाते हैं,
उस वक्त बहुत सारे इख्तलाफात सामने नहीं आते, लेकिन तहरीक इंसाफ हुकूमत में होने के बावजूद न सिर्फ इसके अंदर मुख्तलिफ प्रेशर ग्रुप सामने आ रहे हैं, बल्कि इंटरनली लोगों के दरमियान रिफ्ट्स बड़ी क्लियर हो रही हैं। जैसे आपको मालूम है, शहजाद अकबर साहब ने एक FIR फाइल कर दी नज़ीर चौहान साहब के ऊपर, फिर जहांगीर तरीन राजा रियाज वाला जो ग्रुप है उनकी जानिब से मुख्तलिफ जो स्टेटमेंट्स आई, फिर इमरान खान साहब के हवाले से इवन कुछ स्टेटमेंट्स आई। तो इससे आपको लगता है कि आने वाले वक्त में जो पॉलिटिकल एक स्टैंडिंग है तहरीक इंसाफ की, वो बहुत ज़्यादा डैमेज होगी, खासतौर पर उस वक्त व्हेन उनको इलेक्शन मोड के अंदर जाना है, जब पावर में नहीं होंगे। ये उनकी पॉलिटिक्स के लिए बड़ी नुकसानदेह चीजें हो रही हैं, आपको लगता है सर? देखिए, मैं हमेशा से मेरा एक नुक्ता नजर रहा है और बहुत से बाकी जो तज्जियाकार हैं जो सियासी सूरत हाल देखते हैं कि इस हुकूमत को अगर किसी से खतरा है तो वो अपने आप से ही है। अगर ये हुकूमत गिरेगी तो अपने बोझ से ही गिरेगी, और ये वो वजूहात जो आप बता रहे हैं कि जो उनकी इंटरनल रिफ्ट्स हैं, माजी में भी ऐसा होता रहा है। यूजली होता ये है कि जब आप स्टार्ट करते हैं उस वक्त तो हालात बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन जब आप इलेक्शन मोड में जाना शुरू हो जाते हैं तो फिर आपको इस तरह की मुख्तलिफ जमातों के अंदर धड़ेबंदियां नजर आती हैं। तो ये भी मुझे लगता है कि वही सूरत हाल है। अब देखना ये कि ये जो धड़ेबंदी है, क्या ये उस स्टेज तक चली जाएगी कि जहां पर हुकूमत के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाए। मसलन जो फाइनेंस बिल है, बजट की बात हो रही है, क्योंकि इसमें नंबर्स आपको चाहिए, क्योंकि अगर आईनी तौर पर अगर आप बजट पास नहीं करवा सकते तो इसका मतलब है कि आपने एतमाद खो दिया ईवान का, तो हुकूमत जो है वो फिर चली जाती है। तो अब देखना ये कि क्या उनके इख्तलाफात इस नौयत के हैं कि वो उस लेवल पे चले जाएं कि ये जो जहांगीर तरीन ग्रुप है या जो बाकी ग्रुप हैं वो इनकी मुखालफत करें। अभी यूं लगता है कि शायद मुमकिन होता नजर नहीं आता, वो इस वजह से कि इमरान खान साहब को जो हिमायत हासिल है जहां से होनी चाहिए, जो का भी ख्याल है कि जो जहांगीर तरीन के ऊपर भी उन लोगों का असर रसूख है, तो शायद अब मेरी सेंस ये है कि वो मौका नहीं आया कि वो जो दूसरे अनासर हैं या जो ताकतवर हल्के हैं वो चाहते हैं कि हुकूमत जाए। अगर वो चाहें तो शायद फिर ये जो जहांगीर तरीन वाला ग्रुप है ये बड़ा पोर्टल हो सकता है। अभी तक सियासत तो होगी, लेकिन शायद उस वजह से कोई बहुत बड़ा टेंट नहीं पड़ने वाला, मुझे लगता है। ठीक हो गया। कामरान यूसुफ हमारे साथ मौजूद है। यूसुफ, थैंक यू सो मच कि आपने सुबह सुबह इतना डिटेल एनालिसिस दिया हमें सिचुएशन के हवाले से। और जैसे उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल बज़ाहिर गवर्नमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें चैलेंजिंग है भी, लेकिन इतना डेंट नहीं आ सकता। इसी नोट पर हमें एक ब्रेक लेनी है। आपने घबराना नहीं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे इनायत हुसैन भट्टी की, जिनकी आज 22वीं बरसी मनाई जा रही है। बिल्कुल, और इनायत हुसैन भट्टी साहब 12 जनवरी 1928 को गुजरात में पैदा हुए, लेजेंडरी सिंगर थे, एक्टर थे, अपना शानदार लोहा बनवाया। फ़न के हवाले से बात करें, उन्होंने MAO कॉलेज में दौरान तालीम स्टेज ड्रामाज में पहली बार अपनी फ़नी सलाहियत का मुजाहिरा किया और मास्टर नियाज हुसैन शामी से मौसीकी में महारत हासिल की। इनायत हुसैन भट्टी साहब ने पंजाबी फिल्म फेरे से शोबिस की दुनिया में एंट्री दी। हदायतकार नज़ीर ने 1955 में उन्हें फिल्म हीर के मरकजी किरदार के लिए मुंतखब किया और इस तग़यीर भर में नाम कमाया। आज हम उनको याद करें थे। इस मौके पर ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर से वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। अब बात करेंगे कोरोना वबा की। तो लॉकडाउन और SOPs पे पाबंदी की वजह से जो केसेस हैं उनकी शरह में काफ़ी कमी देखने में आ रही है। गवर्नमेंट इस हवाले से मजीद भी लोगों को कह रही है कि आपने एहतियात करनी है। पंजाब के और दीगर अजला की बात कीजिए तो कोरोना केसेस में काफ़ी हद तक कमी आई है। लाहौर के अंदर बड़ा सिग्निफिकेंट कमी आई है, ऑलमोस्ट 1% तक भी रिकॉर्ड की गई है पिछले 2 दिनों के अंदर, और ये बहुत अच्छा साइन है और इसमें बड़ी मेहनत है। यकीनी तौर पर हमें जहाँ पे क्रेडिट बनता है वहाँ पे देना चाहिए तमाम इदारों का, तमाम जो हुकूमती मशीनरी है उसका बड़ा क्रेडिट है। NCOC ने बड़े अच्छे इक़दाम किए, टाइमली इक़दाम किए, और उसके साथ साथ आवाम यानी कि आप लोग का, हम सबका बहुत बड़ा क्रेडिट है कि हमने काफ़ी हद तक अपनी हद तक जो भी रोल हम प्ले कर सकते थे हमने किया। तो अब ओवरऑल जो इस वक्त रेशो है वो तकरीबन 4.8% है जी। और वैक्सीनेशन के हवाले से एक ड्राइव चलाई जा रही है। कल भी लाहौर में एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक इवेंट रखा गया था जिसमें बड़ी जो अहम मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ थी, इंक्लूडिंग अली जफर, फैसल कुरैशी, ये सभी लोग वहाँ पे आए हुए थे और इन लोगों ने एक मैसेज दिया वैक्सीनेशन के हवाले से कि सब लोग वैक्सीन लगवाएं और वैक्सीनेशन करवाएं। तो इस वक्त बड़ी तेजी से जो वैक्सीनेशन का अमल है वो भी जारी है और लंबी कतारें अरबला बाहर नजर आ रही हैं। बिल्कुल, और कतारों के साथ साथ वैक्सीनेशन का जो प्रोसीजर है वो भी बहुत गवर्नमेंट ने स्मूथ रखा है। और 30 जो अब एज के लोग हैं, ज़्यादा के लोग हैं, वो अब वॉक इन जाकर वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। तो इट्स अ गुड इनिशिएटिव। और इस तरह से मजीद कहा जा रहा है कि चीन से और डोजेस भी आई हैं और असद उमर साहब भी कह रहे हैं कि लोगों का रुझान बढ़ रहा है कि वो वैक्सीनेशन करवाएं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा कुछ SOPs के अंदर वो जो नरमी की गई है कुछ जगहों पे। 26 अजला में जो तफरीही पार्क्स और स्विमिंग
स्कूल्स हैं उनको खोल दिया गया है। रहीम यार खान और खानेवाल के अलावा सूबे के जो 34 अजला है उसमें 10वीं और 12वीं जमातों की क्लासेस भी शुरू कर दी गई हैं। दूसरी जानिब NCOC ने ये भी तजवीज़ दी है कि जो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस हैं उनको 2 महीने के लिए डिले किया जाए क्योंकि वहाँ पे कोविड फैलने का खतरा है। दूसरी जानिब सियासी जमातें इसको एक सियासी मूव भी करार दे रही हैं। खैर इस वक्त हमें वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद ज्वाइन करेंगे। बिल्कुल, उनसे हम बात भी करेंगे और एक और इमरान पॉइंट जो इंडियन और साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन है उसकी मौजूदगी के हवाले से भी हम डॉक्टर साहिबा से पूछेंगे। डॉक्टर साहिबा, हम ये आपको मुबारकबाद भी देंगे, एक तरह से आप सबकी बहुत जॉइंट एफर्ट रही। कोरोना केसेस की कमी जिस तरह से हमें अब देखने में आ रही है, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। अभी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है कोविड के हवाले से, जो अभी केसेस में कमी के हवाले से क्या अपडेट्स हैं और वैक्सीनेशन का प्रोसीजर वो किस हद तक स्मूथ रहा है? जी देखिए, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह आपने बताया है कि जो इक़दामात लिए गए थे और अवाम ने भी जिस तरह से ताउन किया, इस वक्त उसका फैलाव जो है वो काफ़ी हद तक रुक गया है और अब हम उन लेवल्स के ऊपर आ गए हैं कि हम दोबारा ज़िंदगी की नॉर्मल एक्टिविटीज़ जो है उनको SOPs के साथ दोबारा शुरू कर सकते हैं। इसीलिए अब स्कूल्स वगैरह भी खुलने जा रहे हैं और जिस तरह आपने बताया कि तफरी मुकामात और टूरिज़्म वगैरह को भी खोल दिया गया है। तो मगर इसके साथ साथ इंतहाई ज़रूरी है कि हम लोग वैक्सीनेशन के ऊपर फोकस करें और लोग अपने आप को वॉलंटियर करें और सामने आएँ। और बड़ी अच्छी बात है कि कल ये पिछले 2-1 दिनों में हमने तकरीबन डेली 4 लाख के करीब वैक्सीनेशन को टच किया है। जैसे परसों तकरीबन 3,83,000 वैक्सीनेशन हुई हैं। तो ये बहुत अच्छी एक खबर है कि लोग अब जो है वैक्सीनेशन की तरफ आ रहे हैं और खुद से वॉलंटियरली आके अपने आप को वैक्सीनेट करवा रहे हैं, क्योंकि जब तक हम लोग इस वैक्सीनेशन के अमल को तेज नहीं करेंगे और हमारी आबादी का एक जो हमने टारगेट रखा हुआ है कि 7 करोड़ आवाम को हमने 2021 के आखिर तक वैक्सीनेट करना है, जब तक वो टारगेट अचीव नहीं होगा ये दोबारा स्पाइक्स आ सकती हैं। क्योंकि जब भी चीज़ें खुलेंगी तो वो दोबारा चीज़ें फैलेंगी। तो ये उसी सूरत में एक परमानेंट हल इसका यही है कि ये वैक्सीनेशन हो और मैं समझती हूँ कि बड़ा स्मूथली हो रहा है और दिन ब दिन जो है वैक्सीनेशन करवाने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। ठीक है, तो इसमें जो टारगेट आपने सेट किया था उसको लेकर अभी जो मौजूदा नंबर सामने आ रहे हैं, जैसा कि हम इस वक्त चला भी रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, 3 लाख प्लस लोगों ने एक दिन में वैक्सीन लगवाई, बड़ा अच्छा नंबर है। तो क्या ये आपके लिए भी, गवर्नमेंट के लिए सेटिस्फैक्ट्री नंबर है या आप समझते हैं कि नहीं इससे भी पर डे ज़्यादा तादाद होनी चाहिए लोगों की? देखिए जी, हाँ जी, तकरीबन 3 लाख और 83,000, 4 लाख के करीब भी हमने टच किया है। बिल्कुल इसको मजीद गवर्नमेंट बढ़ाएगी और टेस्टिंग होती है जो कि एक बड़ा स्ट्रेनुअस और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। और उसके बाद फिर ये वेरिएंट जो है ये तभी ट्रेस हुआ है क्योंकि गवर्नमेंट अपनी विजिलेंट थी और इनको पैसेंजर्स को मॉनिटर आई होप कि ओबियसली इसको क्योर इनिशियली कर लिया जाए और बहुत ज़्यादा ये आगे स्प्रेड आउट ना करे। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से इस वक्त जो खबरें सामने आ रही हैं कि NCOC ने कहा है कि इसको 2 महीने के लिए मुलतवी किया जाए। इससे पहले जब कोविड पीक पे था, चाहे वो फर्स्ट वेव थी, सेकेंड वेव थी या थर्ड वेव थी, तो जलसे जुलूस भी हो रहे थे, ज़िमनी इंतखाब यही हुकूमत करवा रही थी, यही इलेक्शन कमीशन करवा रहा था। तो क्या हुकूमत को इलेक्शंस के हवाले से कहा यह जा रहा है कि कोई शायद खतरात मौजूद हैं जिसकी वजह से डिले करी है हुकूमत तहरीक इंसाफ की इन इंतखाबात को, या इसका वाकई जो एस्पेक्ट है वो हेल्थ वाला ही है? क्योंकि पहले एक्टिविटीज तो हो रही थी, अब फिर क्यों इसको डिले करने की बात की जा रही है? एक तो मैं ये क्लियर कर दूं कि जिस वक्त असद उमर साहब जो कि NCOC को हेड कर रहे हैं, उन्होंने ये लेटर लिखा था, उस वक्त कोरोना की सिचुएशन बहुत सीरियस थी और बहुत तेजी से जो है वो केसेस ऊपर जा रहे थे और आज़ाद कश्मीर में मीरपुर वगैरह में जो है वो बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब थी। ये कुछ हफ्ते पहले की बात है जब ये लेटर लिखा गया था। मगर जाहिर है कि आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन कमीशन बिल्कुल आज़ाद है और वो खुद मुख्तार है और डिसीजन उनका है। NCOC की तरफ से एक सिर्फ सिफारिश दी गई थी और उन दिनों में जब सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब थी। अब जिस तरह से सिचुएशन बेहतर हो रही है और बाकी एक्टिविटीज भी खुल रही हैं, तो मैं समझती हूँ कि कोई उन पे बाइंडिंग नहीं है। और अब आप समझती हैं कि आज़ाद कश्मीर में ऐसी सिचुएशन अब ऐसी नहीं है कि जिसकी बेस पे इलेक्शंस को मुलतवी किया जाए, अब सिचुएशन बेहतर है, आप ये कह रही हैं? जी, अभी भी कुछ मीरपुर वगैरह की तरफ कुछ केसेस हैं, रिपोर्ट हो रहे हैं, मगर बहरहाल हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मजीद बेहतरी आएगी क्योंकि वहाँ पर भी सख्त इक़दाम किए गए हैं वगैरह। अच्छा डॉक्टर साहब, बस चूंकि स्कूल्स की भी हम बात थोड़ा सा जाते जाते आपसे करेंगे कि स्कूल्स दोबारा खोले जा रहे हैं और साथ की वैक्सीनेशन के हवाले से अलग काउंटर्स भी बनाने की कहा गया, तजवीज़ दी गई है। क्या इस प्रोसीजर के हवाले से भी हमारे देखने वालों को बताइएगा? देखिए, इसके लिए बिल्कुल कोशिश ये है कि 7 जून तक, जैसे कि ये पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कि हमारी कोशिश है कि 7 जून तक हम टीचर्स को वैक्सीनेट कर दें ताकि वो जब स्कूल्स में जाएं तो वो उनकी वैक्सीनेशन हुई भी हो।
तो ये स्कूल्स तो जाहिर है कि इवेंचुअली अब जिस तरह से फैलाव जब कम हो गया है और आपने देखा है कि जिन इस्लाम में एक स्पेसिफिक रेंज से नीचे पॉजिटिविटी रेशियो आ गया है तो हुकूमत ने अब खोलने के लिए कहा है, मगर इनमें से बहुत से असतज़ा मैं समझती हूँ कि ऑलरेडी वो चूंकि 30+ की एज में है, उनकी वैक्सीनेशन पहले ही हो चुकी होगी और आने वाले दिनों में मजीद भी इनको कवर कर लिया जाएगा, तो तमाम एसओपीज़ और एहतियात के साथ स्कूल खोले जाएंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा कि आप हमारे साथ एक्सप्रेसो का हिस्सा बनी, में मौजूदा सिचुएशन से भी आगाह किया कि वैक्सीनेशन का प्रोसीजर भी जारी है और साथ साथ अभी केसेस में कमी आ रही है, लेकिन अभी भी आपने एहतियात लाजमी करनी है। बिल्कुल, इसी नोट पर ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो और अब हम आपको खिलाएंगे दाल और वो भी जट्टे की दाल। जट्टे की दाल वैसे क्या होगा? देख के पता चलेगा। फरियाल क्या होगा? फरियाल वैसे कहाँ से ढूंढ के लाती हैं जट्टे की दाल, फज्जे के पाए, मतलब हाँ लाहौरियों में। ठीक, ये टेस्ट सिर्फ आपको एक्सप्रेसो में मिलता है। अच्छा, तो ये आपको टेस्ट मिलेगा वर्चुअली देसी फूड। नाजरीन, बोटी कट्टे दी ते दाल जट्टे दी पूरे पंजाब में मशहूर है। आज मैं आई हूँ मजंग अड्डा पे, जहाँ पर जट्टे की दाल का होटल है। इनके होटल की खास बात तो ये है कि ये 70 साल से देसी घी में दाल बना रहे हैं और लोगों को भी खिला रहे हैं। इनकी दाल अगर कोई भी शख्स एक दफ़ा आकर खा ले तो वो अगली बार 4 लोगों को अपने साथ दाल खिलाने ज़रूर लेके आता है। इनके दाल की खास बात क्या है, चले आइए इनसे पूछते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के ऑनर नदीम जट साहब। आप सबसे पहले मुझे ये बताएं कि जो कहावत मशहूर है कि बोटी कट्टे थी ते दाल जट्टे थी, इसके पीछे क्या कहानी है? इसके पीछे यही कहानी है, बोटी कट्टे की और दाल जट्टे की। ये देसी घी में हम बनाते हैं, ये बहुत करारी होती है और ये देसी घी में बनती है। तो जो बोटी भी खाते हैं ना, वो भी बहुत लाइक करते हैं। वो बड़े बड़े लोग इधर आते हैं तो वो ये बोटी के बगैर जो से है ना वो दाल नहीं खाते। क्या आप दाल में कट्टे की बोटी डालते हैं? नहीं, कट्टे की ये एक बात है, कहानी है। हम ये छोटा गोश्त बकरे का बनाते हैं, मटन। तो ये मटन की बोटी जो सी है ना, इतनी दूर से वो हमारे इधर खाने आते हैं और देसी घी की दाल के अंदर हम डालते हैं, वो ज़्यादा लाइक करते हैं तो वो ये खाते हैं। और देसी मुर्ग बनाते हैं, तो देसी मुर्ग में जो सी है ना दाल वो ऐड करते हैं तो वो उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो वो लोग जो है ना खाने के लिए काफ़ी दूर से आते हैं। आप ऐसे कौन से खास मसाला जात इस्तेमाल करते हैं जो लोग दूर दूर से आपके पास दाल खाने ज़रूर आते हैं? मसाले हम खुद ही लेके आते हैं, खुद ही हम मसाले पीसते हैं। तो जो दाल होती है ना, ये फार्मी दाल नहीं होती है, हम देसी दाल लेके आते हैं तो इसको हम पकाते हैं तो ये बड़ी अच्छी पकती है। डिमांड कौन सी दाल की ज़्यादा है? जो देसी चिकन है ना वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है, मटन जो है वो कम इस्तेमाल होता है। 70 साल में कौन कौन सी मशहूर शख्सियात खाना खाने आती रही हैं? ये हमारे वालिद साहब जो से थे, इनके पास बहुत बड़े लोग आते थे। सरतारा ही भी आए हैं, वो भी खा के गए हैं। यूसुफ खां भी आए हैं, वो फिल्म एक्टर, वो भी खा के गए हैं, उन्होंने बहुत अच्छा लाइक किया। फिर वो और भी साथ वो जो उनसे थे ना वो लेके आए थे हम अपने, तो उन्होंने ये दाल खाई। उन्होंने कहा यार ये जट्टे की दाल बहुत आला है, तो जट्टा ही है। आप काम कितने बजे स्टार्ट करते हैं? सुबह हम यानी कि 10:30 बजे शुरू कर लेते हैं, रात 11 बजे तक ऐसे ही चलता है। आप दाल के साथ लस्सी भी सर्व करते हैं, इसकी क्या वजह है? ये चाटी की लस्सी जो सी है हमारे पास, ये दूध और दही की हम स्पेशल बनाते हैं। ये गर्मियों में दूर करती है, यानी कि गर्मी दूर करती है, इसलिए हम बनाते हैं। बहुत ज़्यादा लोग आके लस्सी जो सी है ना वो लाइक करते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर कुछ कस्टमर मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। टेस्ट कैसा लगा? बहुत ज़बरदस्त। कहीं और से आपने दाल खाई और यहाँ से खाई तो क्या डिफरेंस लगता है? कहीं और से खाएं तो बस ऐसे ही होता है कि बस दोबारा नहीं खानी। आप यहाँ से दाल कब से खा रहे हैं? मैं मैडम कोई 32 साल से यहाँ से आ रहा हूँ और इनका टेस्ट ही वही है। देसी मुर्गी इस्तेमाल करते हैं, देसी घी और देसी बकरे का गोश्त। आपने क्या ऑर्डर किया? मटन के साथ दाल ऑर्डर की। जब मैं आउट ऑफ कंट्री होता हूँ, जब भी यहाँ पे आता हूँ, मैं इनके पास दाल लाजमी खाने के लिए आता हूँ। सही है। तो आप कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ से दाल खाते? सिर्फ 20 साल हो गए। आप कहाँ से आए?
हम जी जौहर टाउन से आए हैं, सुबह से हाई कोर्ट आए हुए थे मैं और मेरा दोस्त। ये काफ़ी देर से भाईजान मुझे फोर्स कर रहे थे कि हम खाना घर जाकर नहीं खाएंगे। इधर एक होटल है तो इधर वो दाल जो चने की बनाते हैं, देसी घी का तड़का लगा के देते हैं, तो उससे बड़ा मज़ा आता है। अच्छा, तो क्या खास बात लगी? मैं खाना शुरू किया तो मुझे बड़ा मज़ा आया। तो मैं भाईजान से कह रहा था कि ये इनके हाथ की ऐसी इतनी अच्छी रेसिपी आई हुई है कि ये इतनी सब्ज़ जो है ना मिर्च डालते हैं, उसके अंदर एक देसी घी का तड़का लगाते हैं, तो साथ ये कच्ची लस्सी भी देते हैं, वो उससे और ज़्यादा मज़ेदार बन जाती है गर्मियों के हिसाब से। आप कहाँ से आए? मैं मॉल टाउन से। आपको कैसा टेस्ट लगा इनकी दाल का? इनका टेस्ट बहुत अच्छा है। हम पिछले 10-15 साल से जो है ना इस टेस्ट के लिए यहाँ पर आते हैं, और इनका दाल जो है उसमें स्पेशल चीज़ ये है कि ये तड़का देसी घी का होता है, जिसकी वजह से इसका जायका और भी बेहतरीन होता है। और इसके साथ ये मटन का और देसी मुर्ग का इस्तेमाल करते हैं, जो कि और भी लाजवाब कर देता है। और गर्मियों में स्पेशली हम यहाँ पर आते हैं ताकि वो चाटी की लस्सी के साथ, जो कि गर्मियों के लिए बहुत एक तोहफ़ा है, वो इसके साथ मज़ा दुबाला कर देता है खाने का। मेरे लिए देसी मुर्ग और देसी घी के तड़के से लगी हुई चने की दाल आ चुकी है। अब इसको ट्राई करती हूँ। देसी घी से बनी हुई चने की दाल बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। आप चने की दाल के शौकीन हैं या नहीं, लेकिन आप जट्टे की दाल एक बार ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं अगले देसी खाने के साथ। अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। उम्मीद करते हैं आपने हमारा सेगमेंट एंजॉय किया होगा। अब बारी हमारे अगले सेगमेंट से पे जाने से पहले एक्चुअली हम आपको बताएं एक ऐसे माउंटेनर के बारे में जो कि ब्लाइंड है, और उन्होंने इस वक्त सारी दुनिया की जो स्पोर्ट्स के हवाले से और माउंटेनरिंग के हवाले से जो खबरें हैं उस पर इस वक्त कब्जा कर लिया। आप देख सकते हैं उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया जी। माउंट एवरेस्ट की जानिब उन्होंने गए हैं उसको सर करने के लिए, और ये हैं 40 साला यांग होंग, और ये जो टॉलेस्ट पीक है इस वक्त उसको सर करने वाले, नेपाल की साइड से सर करने वाले पहले ब्लाइंड मैन बन गए हैं एशिया के हवाले से हम अगर बात करें। और इनके पास एक मुनफरिद रिकॉर्ड है कि ये देख नहीं सकते और ब्लाइंड होने के बावजूद इमोशनल भी हो गए जब ये बात कर रहे थे किसी मीडिया हाउस से। बिल्कुल। और इनके साथ और भी 4 लोग हैं जिनके साथ ये माउंटेन को सर करने के लिए जा रहे हैं, और ही इज ब्लाइंड, और अल्लाह करे कि ये अचीवमेंट उनकी हो जाए। और जिस तरह से उनको आप दीदा इमोशनल हमने उनको देखा है इस सीन में। लेकिन कैंपेन शुरू करने के बाद ओबियसली उनका नाम जो है हिस्ट्री के अंदर तो लिखा ही गया है। ये आप देख सकते हैं उनकी तस्वीर भी, और पूरी दुनिया का इस वक्त मीडिया उनको कवर भी कर रहा है और इस हवाले से उनको अप्रिशिएट भी कर रहा है। सो इसके अंदर एक मैसेज भी हमारी इंस्पिरेशनल मौजूद है कि आपके पास कौन सा एक्सक्यूज़ है। अगर खुदा न खास्ता आप किसी चीज़ से कुदरती तौर पे महरूम है किसी नेमत से, तो फिर भी आपने उसको अपनी कमज़ोरी नहीं बनाना, उसको अपनी ताकत बनाना है और आगे बढ़ना है। खैर आगे हमारा सेगमेंट है निकले तेरी तलाश, और स्नो लेक के हवाले से आज भी उसमें बात हो रही है, आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में, और मैं हूं वकार अहमद। तार साहब से स्नो लेक उनकी जो किताब है उस पर बातचीत का सिलसिला जारी है। स्नो लेक जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का और बहुत ही एक मुश्किल ट्रैक है जो कि ब्याफो और हेस्पर ग्लेशियर पर मुश्तमिल है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ट्रैक जो है वो तार साहब ने 1996 में किया और उस पर किताब लिखी स्नो लेक। तो स्नो लेक पर सिलसिला जारी है गुफ्तगू का। मेरा सवाल सर ये है कि स्नो लेक में किरदार है यूसुफ का, वो बड़ा शानदार किरदार है, बल्कि मैं कहूँगा कि वो एक जान है उस स्नो लेक की, बहुत ही ताकतवर किरदार है। उसका जो तकिए कलाम है वो तो बावजूद यहाँ पे पेश नहीं किया जा सकता। वो नाजरीन जिन्होंने स्नो लेक पढ़ी है वो जानते हैं कि यूसुफ का तकिए कलाम क्या था, या जिनको नहीं पता वो स्नो लेक पढ़ें। लेकिन यूसुफ जैसा दिलचस्प किरदार आपने ढूंढा या बस इत्तफाकिया तौर पे आपको मिल गया था? मैंने जब ये प्लानिंग की है स्नो लेक के लिए, तो नज़ीर साबर मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, नहायत ही आला, और मेरा ख्याल है कि अगर माउंटेनरिंग के कोई हीरो हैं पाकिस्तान में तो वो नज़ीर साबर हैं। मतलब K2 भी उन्होंने किया, एवरेस्ट करने वाले पहले पाकिस्तानी हैं, और बहुत मेरे एक रहनुमा थे वो मुख्तलिफ चीज़ों में। तो मैंने उनको लिखा कि मैंने जाना है तो मेरे लिए किसी गाइड का इंतज़ाम करें। जब हम उसका ज़ू पहुँचे हैं तो उन्होंने कहा कि तार साहब 1-2 एक्सपीडिशन और आई। वो जो अच्छे 1-2 गाइड थे वो उनके साथ चले गए, आप देर से आए। तो
मैंने कहा कि फिर अब क्या होगा, तो कहने लगे कि भाई एक गाइड आया लेकिन वो सिर्फ जुबान लोकल बोलता था, हम उस तक अपना मसला नज़र पहुंचा नहीं सकते थे। फाइनली किसी साहब ने यूसुफ को पेश किया, नातवान सा शख्स था, सिगरेट पीता था और एक ही कश से वो पूरा सिगरेट जो है वो धुआया कर देता। तो उसने कहा साहब हम तो मतलब आता जाता रहता उधर, ये वो बड़ा चर्ब जुबान। हमने कहा ठीक है। यूसुफ साहब के बारे में पता चला कि मकामी अस्पताल में कुछ हैं, पीएन वगैरह है, और जब माउंटेनियरिंग का सीज़न आता है ट्रैकिंग का, तो बतौर गाइड नहीं तो बतौर पोर्टर या समथिंग उनके साथ चल देते। बाद में मालूम हुआ कि वो उन्होंने स्नो लेक नहीं किया हुआ। अच्छा। क्योंकि हमारे साथ जो 10-15 पोर्टर थे वो उनसे पूछता रहता था हर ट्रैक पे, तकरीबन हर मंजिल पे पहुंच के, और हर जगह। अच्छा। इसमें जो जादू है शायरी का और कंपोजिशन का, वो उस मंजर को दुगना खूबसूरत कर देता है। और भी हम गाने सुनते रहे हैं, हमारे साथी मुख्तलिफ मिजाज के लोग थे, वो सुनने बदौर यख वाले भी सुनते थे, मैं भी सुनता था और भी। लेकिन मुझे ये गाना बड़ा पसंद था। पाकिस्तानी मौसीकी के बारे में पहले कह चुका हूँ कि एक ख़ास हद तक खुर्शीद अनवर तक इट वॉज नो मैच। इंडियन मौसीकी जो थी उसका कोई मतलब है कि पाकिस्तानी मौसीकी जो है वो क्लासिक थी, हर एक चीज़ क्लासिक थी। तो वो पॉलीगॉन में सुना मैंने, और ये भी मुमकिन है कि वो जब आप सुनते हैं तो आपके जहन में कोई ह्यूला आता है, कोई शक्ल आती है जिसको आप मिस कर रहे होते हैं उस खूबसूरत जगह। तार साहब, ममीज़ माउंटेन, ममी का माउंटेन, इसके हवाले से आपने बड़ी तफसील से लिखा है कि कैसे खातून जो हैं वो K2 को सर करते हुए जहाँ भाग हुई, और उनके बच्चे और उनके खामिद जो थे, उनका खामिद और बच्चे वो आए थे बाद में, क्योंकि वो ममीज़ माउंटेन ऑफ कोर्स वो K2 उनकी माँ की कब्र है। तो उन्होंने एक तख्ती लेकर आए थे जिस पे उन्होंने ममीज़ माउंटेन और वो एक पोएम लिखी हुई थी। वो पत्थर के ऊपर किसी भी, हालांकि वहाँ पे तो लाखों पत्थर हैं, लेकिन वो किसी पत्थर के ऊपर नहीं लिखना चाह रहे थे, क्योंकि चट्टान भी जो है वो एक कुदरत का शाहकार है, तो वो उसको ख़राब नहीं करना चाह रहे थे। तो इस वाक़े के बारे में एक तो बताइए, और दूसरा ये बताएं कि चट्टानों की जो हुर्मत है जो हमने अभी बात की है, हमारे यहाँ तो जो कदीम चट्टानें, तो एक तरफ उनके ऊपर जो इवन अब कदीम तहजीबों का कोई इबारत लिखी होती है, हम तो उसके ऊपर भी चूना फेर देते हैं। चट्टानों की हुर्मत तो एक साइड पे रह गई। तो इन दोनों हवालों से कुछ बताइए। एक स्कॉटिश माउंटेनियर खातून थी, कुछ एलिसन उनका नाम था, बहुत फेमस माउंटेनियर थी, 2 बच्चे भी खावन भी, लेकिन तो उन्होंने एवरेस्ट की थी। एवरेस्ट के बाद शी वांटेड कि मैं K2 करूं। K2 पे वो गई हैं और उसके बाद पता नहीं चला कि उन्होंने कर ली है वो, या मतलब वापसी पे कहीं पे कोई हादसा हुआ जिस तरह सतपारा वाला। और एक असूल है माउंटेनियरिंग का इंटरनेशनल कि जब आप किसी चोटी पे पहुंचते हैं तो वो आपके नाम नहीं की जाती कि आपने समिट किए, जब तक कि आप नीचे बेस कैंप तक नहीं आ जाते, फिर माना जाता है। चुनांचे वो रास्ते में ही कहीं शिकार हो गई। तो 2 साल के बाद उसका ख़ानदान आया, दोनों बच्चे और खामन, कि हमें वो जगह दिखाओ जहाँ पे मम्मी जो थी, इट इज़ मम्मीज़ ग्रेव, उनके लिए K2 जो थी उनकी माँ की कब्र थी। तो नज़ीर साबर उनको लेके गए थे जी। तो वहाँ पे वो लोग बच्चे तो जिस तरह तस्वीरें बनाते हैं ना, तो वो K2 की तस्वीरें बनाते रहे। और फिर वापसी पे उन्होंने एक किताब छापी और उसका उन्वान रखा ममीज़ माउंटेन, और अपनी ड्राइंग्स उसमें। तो वो जब आए हैं तो जो बाकी यहाँ पे माउंटेनियर्स थे, ऑनर करने के लिए, जॉन एलिसन शायद था नाम, कुछ एलिसन, उन्होंने एक तख्ती तैयार की, उसके ऊपर एक नज़्म है बड़ी खूबसूरत जो मैंने कोट की हुई है, और कहा गया कि ये K2 के रास्ते में लगाई जाए। और वो ये समझा गया कि जहाँ से बराल्डो का एक ब्रिज है, बराल्डो की दूसरी तरफ जाते हैं, तो ऐन सामने जो चट्टान थी उसके ऊपर लगाई जाए। तो वहाँ जब वो लगाने लगे तो उनके पास कील थे ठोंकने के लिए, तो
उसके खामन ने कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं? उनका जी ये आपकी बेगम के अपना निशानी के तौर पे यहाँ पे। उनका आप कील ठोंक रहे हैं चट्टान में, चट्टान को आप ज़ख्मी कर रहे हैं। मेरी बीवी की अपनी ये जो है प्लेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं अगर आपने चट्टान को ज़ख्मी कर, क्योंकि चट्टान भी पार्ट है पूरा इस एटमॉस्फेयर का, लिविंग है। चुनांचे फिर उन्होंने गूंद से वो तख्ती जोड़ी की। जब अब आप हमारे साथ कंपैरिजन ना किया करें ना, हम तो गंदारा के जो क्लासिक मुजस्मे हैं उनको तोड़ देते हैं, और वो जो चूने के मुजस्मे हैं उनको अपना घोल के तो उसके साथ घरों में कली करते हैं। हमारी बात मत छोड़ो। तार साहब, आपने गुफ्तगू में दरिया ब्राल्डो का जिक्र किया है, मतलब एक कमाल दरिया है, झाग उड़ाता हुआ और क्या शोर करता हुआ। दरियाए ब्राल्डो के चट्टानी दरे के ऐन ऊपर आप लटके हुए हैं, वो मंज़र आपको याद है? और क्या इस मंज़र को हम कह सकते हैं या इन लम्हात का शुमार आपकी ट्रैकिंग की जितनी तारीख है उन लम्हात में, मुश्किल तरीन लम्हात में इनका शुमार कर सकते हैं? नहीं, नॉट एज सच। अच्छा। क्योंकि उस वक्त तक मेरा ख्याल था कि ये बहुत ख़तरनाक है, लेकिन बाद में जो हम पे गुजरी बस वो गुजरी, उसकी तफसील में मैं बाद में बयान करूँगा। लेकिन बाहर तो और वो हमारा एक पोर्टर नीचे चला गया, जख्मी हो गया। और मेरा मसला ये है कि भाई मेरा ख्याल है कि मैं एक बूढ़ा शख्स था जब मैं गया हूँ उस ट्रैक पे, जिसका कोई हक नहीं बनता था इस किस्म के ख़तरनाक और मुशक्क़त आमेज़ ट्रैक पे जाने पे। लेकिन वो एक जो है मुझ में जुनून है इम्पॉसिबल का, वो मुझे ले गया। मेरा तरह तो इस तोश भी ऐसा था कि भाई वो उसमें तवाज़ुन नहीं रहा था। तो वो जो जब वो चिमटा हुआ था और ऊपर से पत्थर आ रहे थे, तो बेसिकली जब आप जाते हैं किसी भी ट्रैक, इस किस्म के ट्रैक, यू आर प्रिपेयर्ड फॉर योर डेथ। और इन ख़तरों के लिए वो कोई लॉरेंस गार्डन में सैर करने तो नहीं जा रहे, आप एक ट्रैक पे जा रहे हैं, और ट्रैक पे मतलब है कि कुछ भी हो सकता है और बहुत कुछ होता है। तार साहब, स्कोले के हवाले से आपने बड़ी खूबसूरत मंजर कशी की है। क्या एक खूबसूरत गांव है, क्या एक कदीम तहजीब है, उनके पहनावे और उनकी जो एम्ब्रॉयडरी और वो तमाम चीज़ें आपने बताई हैं। डेफिनेटली स्कोले तब्दील हो गया है, वहाँ पे भी अब भी जो आसाइशें हैं या जो जदीद दुनिया है उसके साथ वो हम आहंग हो रहा है। और इसके हवाले से आपने कहा है कि क्या हम स्कोले की तहजीब को इन आसाइशों से महरूम रख सकते हैं जिनसे हम खुद लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, यानी फ़कत उनको इस वजह से तो कदीम नहीं रख सकते कि क्योंकि वो हमें लुत्फ़ देता है। तो यकीनन ये बड़ी खूबसूरत ख्याल है। देखिए, ये बहुत एक वसी सब्जेक्ट जी, पूरी दुनिया में इसके बारे में बात होती है कि जो हैं ओरिजिनल आबादियाँ या कस्टम या रिवाज, क्या उनको उसी तरह मेंटेन करना चाहिए। अगर आप उन्हें उसी तरह मेंटेन करते हैं तो गोया आप एक अजायब घर में जा रहे हैं जी, और वो लोग नहीं हैं, वो अजायबात हैं आपके लिए, लेकिन दे आर ह्यूमन बीइंग। उनके सामने सारा कुछ आ रहा है, मोबाइल आ रहे हैं, सारी तरक्की आ रही है, और आप उनको कहते हैं कि नहीं आप उसी तरह के कपड़े पहनो जिस तरह वो होशे वाले पहनते थे। ये तो नहीं हो सकता। दे हैव टू चेंज, और उनको तमाम तर सहूलतें मिलनी चाहिए, बिल्कुल, और वो मिल रही हैं। लेकिन बहुत सारे मुल्कों ने ऐसा किया है कि वो तहजीब जो है उसको उन्होंने प्रिजर्व किया, और वो तहजीब जो है वो उनके रक्स में है, उनकी मौसीकी में है, उनके रहन सहन में है, उनकी खुराक में है, उनकी बिल्डिंग्स में है। चुनांचे मैं हरगिज़ ये नहीं समझता कि स्कोले को वैसा ही रहना चाहिए जिस तरह आज से 30-40 साल पहले मैंने देखा था। ठीक है, वो वैसा ही सुना कि बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आया, लेकिन ये है कि वो डिज़र्व करते हैं वो। ये हाँ, ये बहुत ही सेल्फिश बात है कि आप अपनी तफरीह तो नहीं कह लीजिए कि हैरत के लिए आप उन्हीं को उसी तरह महफूज कर लें या उसी तरह वो अपना हनूत कर दें, नहीं। नाज़रीन, तार साहब के साथ हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है स्नो लेक पर। स्नो लेक एक कमाल किताब है, एक बेहतरीन बेस्ट सेलिंग सफ़रनामा है और एक कमाल सफ़रनामा है जिसमें दिलचस्प किरदार हैं, जिसकी डे टू डे जो मुफस्सिल तार साहब ने उसके हवाले से लिखा है वो कमाल एक्सपीडिशन है, कमाल मुहिम है। और फिर तार साहब का एक ख़ास ज़ाविया निगाह है, एक ख़ास एंगल है जिससे वो चीज़ों को देखते हैं, वो कारी पे वो जादू कर लेता है। तो बहरहाल हमारा जो स्नो लेक पे सिलसिला है गुफ्तगू का तार साहब से जारी है।
आप देखते रहिए निकले तेरी तलाश में। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग की, जो अभी तक कंफ्यूजन का शिकार है। और मुझे ऐसा लगा आप कहने लगी आपके फेवरेट टॉपिक की, ये बाकी पूरी कौम नहीं, मतलब बाबा मैं भी कंफ्यूज ही हो गई। हाँ, कंफ्यूजन का शिकार है पीएसएल। एक तरफ गर्मी बहुत ज्यादा है, अबू धाबी में बड़ी गर्मी है, और दूसरी जानिब हमें समझ नहीं आ रही हो क्या रहा है इस वक्त। और मैं मिर्जा इकबाल बेग साहब की ट्वीट्स देख रहा हूँ इस वक्त जी कि 13 क्रिकेटर्स ऑफिशियल इंक्लूडिंग फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन सरफराज अहमद हैव बीन सेंट बैक टू देयर होम्स। ये कल की ब्रेकिंग न्यूज भी थी, और अभी तक ये ब्रेकिंग न्यूज एज इट इज है। अभी हम यही डिस्कस कर रहे थे कि मसले क्या चल रहे हैं, तो हमने कहा कि हम मिर्जा साहब से पूछ लेते हैं, बिकॉज़ वो तो हमारे साथ हैं। हाँ, उनसे हम आनिया जानिया, बड़ा जबरदस्त ये वैसे टर्म है। मिर्जा इकबाल बेग साहब सीनियर क्रिकेटिंग एनालिस्ट और ऑब्वियसली हमारे एंकर पर्सन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लाइव। उनके साथ जरा बात करते हैं। मिर्जा साहब, थैंक यू ज्वाइनिंग। ये सरफराज अहमद साहब का मसला हल नहीं हो रहा, दूसरी जानिब एहसान मानी साहब के हवाले से कल कुछ खबरें आ रही थी, बल्कि आज भी आ रही हैं, अभी भी सोशल मीडिया पे। इसके हवाले से भी कोई अपडेट्स हमें बताइए। क्रिकेट बोर्ड इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रहा है और पीएसएल कहाँ स्टैंड कर रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया इमरान। मैं तो खुद आपका मद्दा हूँ, जिस तरह से आप पीटीवी पे प्रोग्राम करते थे, जो रात को आपको एफएम पे सुनता हूँ। So nice of you, sir. मैं इधर सुनता हूँ मजहबी नशरियात डूइंग वेरी वेल। पीएसएल आप पहले भी कहते थे, हम ही नहीं ले रहा कि शेड्यूल कब होगा। कल 13 खिलाड़ियों को जो वापस भेजा गया, सरफराज अहमद के साथ प्रॉब्लम ये हुई, कराची से 5 लड़के जाना थे अबू धाबी और वाया दोहा कतर जाना थे, लेकिन सरफराज अहमद का चूंकि वहां का रेजिडेंट वीजा था, सरफराज अहमद के लिए मुश्किल, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब उनका कहना यह है, अभी तक उन्होंने कंफर्म नहीं किया, विजिट वीजा हासिल कर लिया है और शायद सरफराज आज रात दीगर खिलाड़ियों के हमरा रवाना हो जाए। जहां तक एहसान मानी की बात है, सितंबर के फर्स्ट वीक में एहसान मानी का 3 साला टेन्योर खत्म हो रहा है, तो अब देखते हैं कि आया एहसान साहब कंटिन्यू करते हैं या नहीं। लेकिन इस फियास्को की वजह से लगता है ये हेड्स रोल होने चाहिए पीसीबी में, क्योंकि पाकिस्तान की जो बदनामी हुई है बैन अल-अक़वामी। अच्छा वैसे थोड़ा सा मुझे लगता है इंटरनेट के सिग्नल्स वीक हैं, तो थोड़ा सा आपकी वॉइस जो है वो इधर उधर हो रही है, थोड़ा सा अगर आप मूव कर लें अपने सेलफोन को और लिंक को तो ठीक है। अच्छा मेजर साहब, इसके साथ साथ हम चूंकि बात कर रहे थे कि इसमें जो मामलात हैं, अभी कैओस की सिचुएशन है, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये 2 दिन में ये भी कहा जा रहा था कि मैचेस के शेड्यूल, टाइमिंग वगैरह भी अनाउंस की जाएगी, लेकिन अभी तक उसके हवाले से भी कोई अपडेट्स नहीं। आप क्या अपडेट दे रहे हैं हमें इस हवाले से? अभी तक वहां से जो क्रू है 8 अफराद जो है वो तो पहुंच गए थे बरास्त अबू धाबी, लेकिन वक्त का इंतजार है, जब तक क्रू नहीं आएगा, वो जब तक कैसे, क्योंकि टीवी को की वजह से सारा कुछ ये हो रहा है, और मुझे ये लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव करने के चक्कर में है कहीं से। लेकिन ये बात ध्यान में रखें कि 7 दिन का क्वारंटीन होना मस्ट है अबू धाबी में, चाहे आप पाकिस्तान में 10 दिन का करके जाए, चाहे आप कहीं से भी आए, तो बड़े मसाइल पैदा होंगे पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। 31 मई तो हो गया हुआ है, तो क्या फिर हम ये समझे कि स्केड्यूल डिस्टर्ब हो जाएगा ओवरऑल, या फिर कुछ प्लेयर्स की हद तक डिस्टर्ब होगा, या फिर नहीं होगा? आपको क्या लग रहा है? इमरान 2-3 ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि पिछली लीग को खत्म करके नए सिरे से सिंगल लीग की बुनियाद पर ये टूर्नामेंट कराया जाए, 6 टीमों को 2-2 ग्रुप्स में तकसीम किया जाए, और हर ग्रुप से 2-2 टीमें जो है वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करें, और फिर उसके बाद फाइनल खेला जाए, क्योंकि 23 जून को पाकिस्तानी टीम को हर कीमत पर रवाना होना है इंग्लैंड। पाकिस्तान ये भी ऑप्शन देख रहा है कि इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड से रिक्वेस्ट करे कि थोड़ा सा डिले हो जाए, बजाय 23 के 30 जून को चला जाए। बहुत सारे ऑप्शंस ज़ेरे गौर हैं, लेकिन अब देखते हैं कि होता क्या है। ठीक हो गया। मिर्जा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस अहम मौजू के ऊपर न सिर्फ हम आगाह किया, बल्कि आपके पास जो खबरें, जो इंटरनल न्यूज़ जिसे कहते हैं एज पर योर सोर्सेज, वो भी हम तक पहुंचाई। एक बात तो इसमें तय है कि पीएसएल हो या ना हो, जो क्रिकेट बोर्ड की नाअहली है वो इस सामने आई। इंटरनेशनली आपका नाम बहुत खराब हुआ है। जिस लीग को हमने इतना बड़ा ब्रांड बनाया था, अब वो ब्रांड की जो रेपुटेशन है वो हमें खतरे में नजर आ रही है। बनाना इतना मुश्किल काम है और बिगाड़ना किसी चीज की। लेकिन इस बार में आप नजम
शेट्टी साहब को क्रेडिट अभी भी देंगे, देना जिस चाहिए। तरह से उन्होंने मैनेज किया था पीएसएल को और जिस तरह से वो लेकर चले और थे। जिस तरह के हालात उस वक्त थे उर्मिला हसन, अब तो हालात बिल्कुल एग्जैक्टली, वैसे तब नहीं तो है। कोई इंटरनेशनल प्लेयर आने को तैयार नहीं था, लेकिन ही मेड शो कि ये सारी चीजें हों और बहुत स्मूथली हो। इसी नोट पे जी इसके पीएसएल हो जाए और खैरियत से Our हो best जाए। wishes to PSL. Yes, ब्रेक लेनी है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। Surprised, right, by watching this different kind of a Yes, very track. different. Usually ऐसे ट्रैक्स देखने को आपको मिलते नहीं है। सरप्राइज हम आपको देते रहते हैं। अगर आप एक्सप्रेसो देख रहे हैं तो आपको सरप्राइज का सिलसिला जारी रहता है। ये महम सुहेल हैं जिनका ये ट्रैक है। ट्रैक इज कॉल्ड पोना 6 और ये मिट्टी एल्बम है जो अब से कुछ दिन पहले रिलीज हुआ। इसका ये एक सेकंड ट्रैक है जो कि एज वीडियो इन्होंने रिलीज किया। उससे पहले एक सजन यार गाना भी आ चुका है और इसके हवाले से आपको बताया इसमें ईस्टर्न वेस्टर्न फ्यूजन आपको नजर आता है। निगत चौधरी साहिबा नजर आती हैं और आर्टिस्टिकल जो आर्टिस्टिक पार्ट है इस गाने का वो इसे बाकी गानों से मुनफरिद बनाता है। बिल्कुल, इट्स वेरी Focus डिफरेंट एंड यूनिक जॉनरा जिस पे महम ने ट्रैक भी बनाया और इसके साथ साथ इनके एल्बम में और भी गाने। मट्टी इनके एल्बम का नाम है और ये दूसरा गाना है। महम से हम डिटेल लेंगे कि कहाँ से इनको शौक हुआ। अभी ये म्यूजिक में बाकायदे तौर पे तालीम भी हासिल करी है। बिल्कुल, और तो ये करके आ चुकी हैं। बिल्कुल Masters इन्होंने किया है। जनाब मास्टर्स किया है इन ऑडियो प्रोडक्शन Yes. फ्रॉम स्पेन और बाकी इन्होंने क्या क्या किया है और क्या करने जा रही हैं हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। हम इनको वेलकम भी करते हैं, Welcome. बात करते हैं। वेलकम हम, कैसी हैं आप? जी थैंक यू, अस्सलाम Great to have वालेकुम, you. फाइन, थैंक यू, ग्रेट टू बी हियर। अच्छा महम, बड़ा डिफरेंट और यूनिक गाना है ये। जिस तरह अभी हम देख भी रहे थे, मेरे ख्याल से थोड़ा सा बालों इसका की तरह। बैकग्राउंड बताइएगा और अपने हवाले से बताइएगा। मैंने कहा मेरे बालों की तरह देयर आर क्वाइट अ फ्यू थिंग्स यूनिक हैपनिंग। अच्छा, पौना 6 के बारे में कह रहे हैं। पौना 6 या फिर फॉर द वेस्टर्न ऑडियंसेस इट्स पौना 6। तो पौना 6 जैसा कि हम लोगों को पता है हमारी ज़बान में 5:45 को लिटरली हम बोलते हैं बाय द क्लॉक, बट यहाँ पे 5:45 मतलब उस तरह से नहीं, इट्स 5.75 बीट एक्चुअली। बीट साइकिल जो है जैसा कि आपको पता है पहले भी कुछ दफ़ा आती हैं एल्बम्स वगैरह, उसमें कुछ दफ़ा हम लोग यूज़ करते हैं टर्मिनोलॉजी जो कि म्यूज़िक से रिलेटेड होती है। तो इट्स नॉट फॉर एवरीवन, ज़रूरी नहीं है उसकी डेप्थ में ज़्यादा जाना, लेकिन पौना 6 बेसिकली या पौना 6 जो बीट साइकिल है ना, क्योंकि हर गाने में ताल और सुर होता है मेनली, जो 2 एलिमेंट्स होते हैं, तो इसके जो ताल है वो पौना 6 मात्रे है, यानी द बीट काउंट इज 5.75। हाँ जी, एवरी बीट इन अ बीट साइकिल इज अ बीट काउंट। ठीक है। तो इसके जो टाइम सिग्नेचर हम कहते कमर्शियली हैं तो पौना लोग 6। ऐसा म्यूजिक बनाते नहीं है, बड़ा कॉन्शियस रहते हैं बनाते हुए। जिन लोगों को कमर्शियली ऑब्वियसली म्यूजिक या आर्टिस्ट जो भी होता है उसे अप्रिसिएशन तो चाहिए होती है, तो बड़ा टेक्निकली, हालांकि इससे पहले इस पे जैसे निगत चौधरी साहिबा का हमने नाम लिया, कुछ इससे पहले काम हुआ है पाकिस्तान के अंदर भी, वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर भी काम हुआ है, या पाकिस्तानी आर्टिस्ट ने बाहर काम किया है ऐसा, तो आपने ये क्यों सोचा करने का? व्हाई नॉट जस्ट अ कमर्शियल सॉन्ग, यू नो, हिप हॉप काइंड ऑफ? ऐसी भी चीज़ें हैं मेरे रेpertoire में, लेकिन अभी वो थोड़ा सा मैंने ये क्योंकि मैं जो हुई इस एल्बम की प्रोडक्शन मिट्टी की 2016 से रिकॉर्डिंग्स चल रही थी और मैं आई हैव बीन अ ट्रैवलिंग आर्टिस्ट एंड सॉन्ग राइटर प्रोड्यूसर। सो मैं जहाँ जहाँ रहती थी वहाँ पे कुछ इन्फ्लुएंसेस जो हैं जो उनके अपने म्यूज़िक के चाहे वो रीजनल इन्फ्लुएंसेस हैं, मतलब चाहे पाकिस्तान के अंदर है, इस तरह परी सुफना के नाम से मेरी EP 2018 में आई थी। नाउ आई एम इन द प्रोसेस ऑफ रीपब्लिशिंग इट, पब्लिशिंग डील में कुछ प्रॉब्लम्स थे, सो वो उसमें अब GB और पंजाब की मैंने फोक फॉर्म्स को आपस में फ्यूज़ किया विद इन अ वेस्टर्नाइज्ड कॉन्टेक्स्ट, बिकॉज अपने स्केल्स वगैरह उसमें पौना 6 या पौना 6 में भी जो उसकी वोकल मेलोडी है, जो तराना मैं गा रही हूँ, वो लिरिक्स मैंने खुद लिखे और वो भी कीबोर्ड पे ही मैंने कंपोज किया था इसकी मेलोडी जो है। हालांकि इसमें रागों के भी कुछ कहीं कहीं नज़र आते हैं फ्लेवर्स। सो आपने पूछा कि क्यों, ऑनेस्टली आई एम समवन, आई बिलीव कि एक जो होता है ना ट्रू आर्टिस्ट, आई वुड से, या आपको ना दिल की आवाज़, या जनरली लाइफ में भी, क्योंकि आई हैव सम स्पिरिचुअल बिलीव्स आल्सो कि दिल को हमेशा फॉलो करना चाहिए। तो ये 2018 में वैसे ऑडियो प्रोडक्शन कंप्लीट हो गई थी, रिजल्ट ठीक आया। हाँ, कैसा रिस्पांस कैसा लोग दिमाग के फैसले ज्यादा सॉलिड होते हैं, सो दिल के फैसले वो गुड। I think we need to have, actually even in the concept of this video the same thing is happening। निगत जी ने इसके कॉन्सेप्ट को, उनमें बहुत ज़्यादा रोल है, नॉट जस्ट इन जस्ट द कोरियोग्राफी, क्योंकि कोरियोग्राफी हमने कॉन्सेप्ट के मुताबिक की है, विच इज़ वाई आई केम अप विद द टर्म कॉन्सेप्ट मूवमेंट, जो इसमें कथक के अलावा जो हम लोग कर रहे हैं परफॉर्मेंस। सो उसमें यह है कि उसमें भी वही चीज़ हो रही है, रैशनल और इंट्यूटिव
जो माइंड्स है ना उनके दरमियान एंड पे जहाँ धमाल आते हैं वहाँ इंटीग्रेशन हो रही है। अच्छा, जिंदगी में भी ये जिंदगी है अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव नो रिग्रेट्स। अभी आपने कहा कि आप जहाँ ट्रैवल करती रही वहाँ का थोड़ा सा इन्फ्लुएंस आपने लिया और उस तरह की म्यूजिक को किया। स्पेन से आपने अपनी एजुकेशन ली, कितना ज़्यादा आपको इम्पैक्ट आया आपके म्यूजिक में जब आप एजुकेशन ऑब्वियसली आप लोकल आर्टिस्ट लेते हो या फिर आप अब्रॉड पढ़ते हो, इट्स हेल ऑफ अ डिफरेंस। सो हाउ वाज द इट्स बीन अ बिट ऑफ डिफरेंट थिंग्स बिकॉज मेरी सबसे पहले बचपन में जो एजुकेशन थी वो एक्चुअली वेस्टर्न थी। द पियानो इज़ माई फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट। आई वॉज इन द स्कूल क्वायर, मेलोडिका बजाती थी। वाइल ग्रोइंग अप देयर वाज अ लॉट ऑफ रॉक एंड रोल आल्सो गोइंग ऑन, गिटार्स और वो सारा। फिर रागों की ट्रेनिंग शुरू हुई तो वो मैंने यहीं से मैंने कुछ उस्तादों से सीखा। नसीरुद्दीन सामी साहब जो हैं ही इज़ माई मतलब सबसे लेटेस्ट तालीम जो मैं उनसे ले रही थी। अभी इस साल थोड़ा लॉकडाउन की वजह से कराची में होते हैं तो इतना नहीं इंटरेक्शन उस तरह हो पाता, लेकिन भाई गुलाम मोहम्मद चांद उनके साथ अल्लाह बख्शे कोलकाता में थी उनकी डेथ हुई। अच्छा, ये जो आई हैव स्टडीड इन इंडिया एंड आई हैव स्टडीड इन स्पेन आल्सो, आई हैव स्टडीड इन पाकिस्तान। और मेरे ख्याल से सब ने अपनी अपनी जगह आवाज़ में कंपोजिशन अपना में रोल और पे किया। प्रोडक्शन टाइम मेरे पास कम है, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस म्यूजिक पाकिस्तान की म्यूजिक इंडस्ट्री में एंड देन इस म्यूजिक को लेकर दुनिया भर के अंदर, बिकॉज म्यूजिक एक बेस्ट सोर्स है दुनिया भर के अंदर अपने कल्चर को लेकर जाने का, रिप्रेजेंट करने का, फ्यूचर क्या आप देख रही हैं इसको लेकर? वर्ल्ड म्यूजिक द टाइप ऑफ म्यूजिक दैट यू आर डूइंग, इसका दुनिया भर के अंदर पाकिस्तानी म्यूजिक को लेकर क्या फ्यूचर देख रही हैं आप? कितना सपोर्ट करेगा पाकिस्तानी कल्चर को स्प्रेड आउट करने में, लेके जाने में? जी मैं तो कहती हूँ कि पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। मेरे म्यूज़िक को भी इंटरनेशनली जो है आई हैव गॉटन अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन एंड आई हैव आल्सो गॉटन अवार्ड्स, वेदर इट वाज समथिंग आई sang इन इंग्लिश और इन आई सिंग इन 6 to 7 लैंग्वेजेस, 7 लैंग्वेजेस एक्चुअली जो मैंने रिकॉर्डिंग्स वगैरह की हैं, मिट्टी में भी आपको नज़र आएंगी। सो ये है कि डेफिनेटली, लेकिन उसको एक तरीके से मार्केट किया जाए, उसकी एक प्रोडक्ट प्लेसमेंट जो हम कहते हैं वो बड़ा ज़रूरी है। हमारे मुल्क में म्यूज़िक बिजनेस के जो है ना वो थोड़ा सा कमी मुझे बिल्कुल महसूस होती है। म्यूज़िक बिजनेस स्ट्रक्चर्स नहीं है, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो इंटरनेशनली यूज़ होती हैं हम नहीं करते। तो आई थिंक इफ़ यू ब्रिंग मोर अवेयरनेस और आर्टिस्ट मोर अब जिस तरह ऑडियो प्रोडक्शन में करने के लिए यहाँ पे वी डोंट हैव एनी फॉर्मल प्रोग्राम्स फॉर दैट। सो आई थिंक एजुकेशन एंड द म्यूजिक बिजनेस एस्पेक्ट्स नीड टू बी फोकस्ड ऑन मोर। जबरदस्त, थैंक यू सो मच महाम, वी विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। बड़ा जबरदस्त आपका ट्रैक है और वी आर वेटिंग कि आपके और भी ट्रैक्स आए और हम सुने। और महाम इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी, बड़ा यूनिक जॉनरा जिस पे काम करती है म्यूजिक के हवाले से। और आज हमारे एक्सप्रेस बनी, अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। खुशी हमारे साथ आ चुकी है। खुशी, आज कौन सी एक्सरसाइज बताने वाली हैं आप? थैंक यू अरमलान, थैंक यू इमरान। आज मैं आप लोगों को कार्डियो की कुछ एक्सरसाइज बताऊंगी जिससे हार्ट रेट आपका थोड़ा सा ऊपर जाएगा, बट आप इंजॉय करेंगे। सो देयर इज़ गोइंग टू बी 3-4 एक्सरसाइजेस। सो ये बिगनर्स के लिए नहीं है, ये मैं आपको पहले बता दूं, ये मॉडरेट और एडवांस लेवल के लिए, इंटरमीडिएट लेवल के लिए। सो फर्स्ट एक्सरसाइज वुड बी बर्पीज विद हाई नीज, बर्पी डाउन, चेस्ट डाउन, हाई नीज एंड टू द अदर साइड, चेस्ट डाउन। 30 seconds each होगी। सेकेंड एक्सरसाइज ऑन द फ्लोर, हाई जंप्स करेंगे, बॉक्स जंप्स, जंप अप एंड स्क्वाट डाउन, स्टेप बैक, जंप अप एंड स्क्वाट डाउन। थर्ड एक्सरसाइज is on the floor. Sorry. Rows and plank jacks. Rows and plank jacks. Third exercise would be swings. Overhead लेके जाना आपने. Hip hinge, chest up, keep your chest upright, back straight, and swing overhead. Exhale as you push it forward. Third exercise would be on the floor. It would be reverse crunches. Sorry, fifth exercise. Keep your stomach tucked in. So these are the 5 exercises जो आपने 30 seconds on, 10 seconds off रखना है। 4 to 5 इसके आपने जो हैं वो करने हैं सेट्स, और इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। एंड यू लूज फैट एज वेल, इम्यूनिटी भी बूस्ट अप होगी आपकी। सो ट्राई दिस एट होम। आई विल सी यू गाइस सो मच। खुशी, बहुत शुक्रिया आपका कि
कि आपने सुबह सुबह इतनी अच्छी एक्सरसाइज बता दी। आज लग रहा है खुशी मुकम्मल तौर पे वो कहते हैं रिकवर कर चुकी हैं, आज जरा एनर्जी तगड़ी थी। वेल डन। खैर आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं हम इंसदादे तंबाकू नोशी के हवाले से आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में जी बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है, इसको लेकर थोड़े से फैक्ट्स फिगर्स आपको बता देते हैं चूंकि वक्त कम है। 19% लोग ऐसे हैं पाकिस्तान की कुल आबादी का जो कि 18 साल की उम्र में ही तंबाकू का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं और नौजवानी से कबल अक्सर बच्चे तंबाकू नोशी करने लगते हैं। आलमी इदारा सेहत ये कहता है कि दुनिया भर में 4 करोड़ 40 लाख ऐसे बच्चे हैं जो 13 से 15 साल की उम्र में तंबाकू नोशी शुरू कर देते हैं, जबकि बच्चों की एक बड़ी तादाद इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट या वेप का इस्तेमाल भी करती है, जो कि इक्वली डेंजरस है, बल्कि यूजुअली बहुत ज्यादा डेंजरस है। तंबाकू नोशी की हम अगर बात करते हैं, सो आप सब लोग इससे महफूज रहिए और अपने आप को बचा के रखिए। आजकल तो लंग्स की ज्यादा हिफाजत कीजिए। बिल्कुल, और बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ एक अच्छी खबर जाते जाते, चूंकि हम शो के इख्तिताम की जानिब जा रहे हैं, वजीर दाखिला साहब जैसे आपको पता है शेख रशीद साहब इस वक्त कुवैत में दौरे पर हैं और कुवैती वीज़ों के हवाले से उन्होंने पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। 10 साल बाद पाकिस्तानी शहरियों के लिए कुवैत का वीज़ा बहाल कर दिया। मुबारक, कुवैत का वीज़ा खुल गया, अप्लाई कीजिए और जॉब कीजिए वहाँ पे। इसी नोट के ऊपर प्रोग्राम खत्म करते हैं, कल आपसे मुलाकात होगी।